हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड सेमेस्टर से सेकेंड पेपर पढ़ा रहा हूं। आपके सेकेंड पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज, यानी समाज विज्ञानों में फील्ड वर्क की परंपरा, क्षेत्रीय कार्य की परंपरा। फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज के इस क्रम में मैं आज आप लोगों को वैल्यू फैक्ट डाइकोटॉमी बताने जा रहा हूं। वैल्यू फैक्ट डाइकोटॉमी यानी मूल्य तथ्य विवाद कि सोशल साइंस में समाज विज्ञानों में मूल्य तथ्य विवाद की एक लंबी परंपरा रही है, एक लंबा समय रहा है मूल्य तथ्य विवाद का, यानी कि मूल्यों और तथ्यों को लेकर मतभेद रहा है। यानी कि जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो अनुसंधान होते हैं, उन अनुसंधानों में हम इंपॉर्टेंस किसको दें, मूल्यों को दें या तथ्यों को दें, इस प्रश्न पर विवाद रहा है। तो चूंकि समाज विज्ञानों में शुरू से ही मूल्य और तथ्य को लेकर विवाद उत्पन्न रहा है, जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी, परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, ट्रेडिशनल परंपरागत पद्धतियां जो होती थी वह मूल्यों से प्रेरित होती थी, वह मूल्यों पर आधारित होती थी, वह मूल्यों पर आधारित होती थी। बिना मूल्यों का कोई भी अध्ययन नहीं किया जा सकता था। चाहे वह प्लेटो हो, प्लेटो को हम ले लें, अरस्तु को ले लें, प्लेटो, अरस्तु, सिसिरो, पोलीबियस या हाब्स लॉक रूसो को ले लें, हाब्स लॉक रूसो इत्यादि जितने भी विचारक हुए हैं, यानी कि प्राचीन यूनान के अंतर्गत, रोमन काल के अंतर्गत रोमन विचारकों में हम सिसिरो को लेते हैं, पोलीबियस को लेते हैं, मध्ययुगीन में हाब्स लॉक रूसो, संत अगस्टाइन, संत एम्ब्रोज, गेगरी सप्तम इत्यादि जैसे विद्वानों को लेते हैं। तो इस सारे विद्वानों का जो विचार है वह मूल्यों से प्रेरित रहा है। उन्होंने अपने अध्ययन में, अपने लेखनी में मूल्यों को महत्व दिया है, अपने चिंतन में, विचारधाराओं के निर्माण में मूल्यों को महत्व दिया है। जैसे कि हम संत थॉमस एक्विनास को भी ले सकते हैं। एक्विनास ने जो कानून संबंधी विचार दिए, एक्विनास ने जो कानून संबंधी विचार दिए वह भी उसके मूल्यों से प्रेरित रहा है, मूल्यों से प्रेरित रहा है। प्लेटो ने रिपब्लिक में, हम देखते हैं कि प्लेटो की पुस्तक जो है रिपब्लिक, उसमें उसने आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन का कॉन्सेप्ट दिया है, दार्शनिक शासक का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि क्या है, मूल्यों से प्रेरित है। यह भी उसके मूल्यों से प्रेरित है, यानी कि उसके अपने विचारों से प्रेरित है। देख सकते हैं, हालांकि अरस्तु जो होता है वह एक वैज्ञानिक होता है, अपनी अध्ययन जो करता है वह वैज्ञानिक पद्धति से करता है, विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं अपने अध्ययन में प्रयोग करता है और उसके द्वारा वह एक संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। इसीलिए अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि उसने वैज्ञानिक अध्ययन का समावेश किया, वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयोग किया है, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन का प्रयोग किया है। तो पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन के आधार पर, यानी कि अरस्तु पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, अर्थात 158 देशों के संविधान का अरस्तु अध्ययन करता है। अरस्तु जो है वह 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के पश्चात अपना संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, और इसीलिए अरस्तु को हम संविधानवाद का पिता भी कहते हैं, संविधानवाद का पिता भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां रही हैं वह कैसी रही हैं, मूल्यात्मक रही हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धतियां मूल्यात्मक और संस्थात्मक रही हैं, यानी कि वह संस्थाओं का अध्ययन करते थे, संस्थात्मक, वह संस्थाओं का अध्ययन करते थे। उनका मूल जो उद्देश्य होता था वह संस्था के संबंध में होता था कि राज्य सरकार को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, यानी कि उनका जो दर्शन होता था, उनका दर्शन या उनका हम चिंतन कर सकते हैं, चिंतन, उनका चिंतन चाहिए पर आधारित होता था। चाहिए, व्हाट आट टू बी, व्हाट आट टू बी, यानी कि कैसा होना चाहिए। अब जब कैसा होना चाहिए तो इसमें सारे जितने भी विचारक थे वह अपने अपने मत से राय देते थे।
अपना अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित करते थे कि राज्य को इस तरह से होना चाहिए। किसी ने कुलीन तंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो किसी ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो किसी ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, किसी ने राजनीति को धर्म प्रधान माना है, तो किसी ने राजनीति को धर्म से पृथक माना है। तो इस तरह से जितने भी विचारक थे वह सारे विचारक अपने अपने दृष्टिकोण से चिंतन करते थे, विषय पर अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, उसके पश्चात वह निष्कर्ष देते थे। लेकिन जब कोई अध्ययन होता है, हम कोई स्टडी करते हैं, यदि उस स्टडी में यानी कि उस अध्ययन में यदि हम मूल्यों का समावेश करते हैं, तो वह हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वह वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, वास्तविक नहीं हो सकता है, बल्कि वह क्या हो सकता है, एक तरह से काल्पनिक हो सकता है। हमारा अध्ययन तभी वैज्ञानिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, जबकि हम मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन करें, तटस्थ होकर अध्ययन करें, हम वास्तविक दृष्टियों को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन करें। जब हम अपना अध्ययन जो रिसर्च करते हैं, जैसे विभिन्न शोधार्थी जो होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, वह अनुसंधान करने के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाते हैं, विभिन्न टेक्निक अपनाते हैं, और उन तकनीकों का प्रयोग करके वह अपने अनुसंधान को समाज के उपयोगी होने के लायक बनाते हैं, यानी कि प्रासंगिक बनाते हैं। वह जो अध्ययन हमारा समाज के अनुरूप न हो या समाज के प्रासंगिक न हो, जो अध्ययन हमारा प्रासंगिक न हो, वह अध्ययन बेकार है। जैसे कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था, बिजली से जलने वाली बल्ब का आविष्कार किया था। अगर इस बल्ब की उपयोगिता न हो, उपयोगिता समाज में न हो, इस बल्ब की उपयोगिता न हो, तो बल्ब का आविष्कार करना क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। इसीलिए हमारा जो रिसर्च होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए यूजफुल होना चाहिए, देश के लिए होना, राष्ट्र के लिए यूजफुल होना चाहिए, नेशन के लिए यूजफुल होना चाहिए, राज्य के लिए यूजफुल होना चाहिए, स्टेट के लिए यूजफुल होना चाहिए। तो हमारा जब अध्ययन यूजफुल होगा तभी अध्ययन प्रासंगिक होगा और अध्ययन वैज्ञानिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। तो इस तरह से जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां होती हैं या परंपरागत विचारक होते हैं, वह किससे प्रेरित होते हैं? मूल्यों से प्रेरित होते हैं। यानी कि वह मूल्यों से प्रेरित होते हैं, उनके अंदर मूल्य प्रधानता होती है, मूल्य प्रधान होते हैं। मूल्य प्राचीन जो अध्ययन होता है, परंपरागत अध्ययन होता है, वह क्या होता है? मूल्य प्रधान होता है, दर्शन प्रधान होता है, दर्शन प्रधान होता है, स्वयं के विचारधाराओं का समावेश होता है, उसमें वह स्वयं के विचारधाराओं का समावेश करते हैं। वह पद्धति जो होती है कल्पनात्मक होती है या आदर्शात्मक होती है, आदर्शात्मक होती है। इन पद्धतियों का वह प्रयोग करके वह अपना चिंतन करते थे और चिंतन करने के पश्चात वह निष्कर्ष निकालते थे या सिद्धांत प्रतिपादित करते थे। निष्कर्ष निकालते थे या कोई सिद्धांत प्रतिपादित करते थे। जैसे हम अरस्तु के, जैसे हम प्लेटो के दार्शनिक शासक को ले सकते हैं, सिसेरो के मिश्रित संविधान को ले सकते हैं, पोलिबियस के राज की कल्पना को ले सकते हैं, हाब्स, लाक, रूसो, एक्विनास के कानून संबंधी विचार को ले सकते हैं। तो वह अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। वह सिद्धांत समाज के अनुरूप हो या न हो, इससे उनको मतलब नहीं होता है। उनका मतलब यह होता है कि आदर्श राज्य की नींव डालना, आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करना, और आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आदर्श मानव का या आदर्श राज्य का निर्माण करने के लिए वह विभिन्न प्रकार से चिंतन देते थे, चिंतन करते रहते थे और वह अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते रहते थे। लेकिन यह सिद्धांत जो था वह मूल्य सापेक्ष होने के कारण वैज्ञानिक नहीं हो पाया था, वास्तविक नहीं हो पाया था। तो आइए हम देखते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। व्हाट इज वैल्यू? यह वैल्यू जो है क्या? वैल्यू है क्या? वैल्यू के अंतर्गत हम अपनी भावनाओं को शामिल कर सकते हैं, भावना। दूसरा दृष्टिकोण को शामिल कर सकते हैं। तीसरा मनोवेग को शामिल कर सकते हैं। चौथा स्वयं के विचार को शामिल कर सकते हैं, विचार। पांचवा संवेग को शामिल कर सकते हैं। छठा आवेग को शामिल कर सकते हैं, आवेग।
आवेग को शामिल कर सकते हैं। 7वां, आदर्श या नैतिकता को शामिल कर सकते हैं, नैतिकता को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मूल्यों के अंतर्गत यानी कि वैल्यू के अंतर्गत हम किसका समावेश करते हैं? भावना का समावेश करते हैं। हमारी जो भावना है, हमारे जो सेंटीमेंट हैं, उनको हम मूल्यों के अंतर्गत महत्व देते हैं। मूल्यों के अंतर्गत वह समाहित होते हैं। दृष्टिकोण, हमारा अपना दृष्टिकोण, हर व्यक्ति अपने अपने विचार से, चूंकि हर व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति, ईश्वर ने व्यक्ति को भले ही समान बनाया है, लेकिन विचारों में भिन्नता उत्पन्न कर दी है, और यही भिन्नता होने के कारण व्यक्तियों में संघर्ष होता है। तो जब विचारों में भिन्नता होती है तो हर व्यक्ति किसी भी वस्तु के विषय में या किसी भी विषय में अपने दृष्टिकोण से सोचता है। जैसा कि हाब्स कहता है ना कि एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। बुराई या अच्छाई वस्तु में नहीं होती है, वह किस में होती है? हमारे दिमाग में होती है। बुराई अच्छाई कहाँ होती है? हमारे दिमाग में होती है। जैसे कि ये पेन है, सपोज दैट ये पेन है, तो यह पेन किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। तो जिसको अच्छा लगेगा वह इसे प्रेम करना चाहेगा, इसको पाना चाहेगा। जिसको बुरा लगेगा वह इसे दूर भागेगा। तो अच्छाई बुराई वस्तु तो अपने मूल रूप में है। वस्तु जो है यह वस्तु जो है यह अपने मूल रूप में है। इसमें कोई अच्छाई बुराई नहीं है। अच्छाई बुराई कहाँ है? हमारे दिमाग में है। तो जब हमारे दिमाग में अच्छाई बुराई होती है तो हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे कि कुलीन तंत्र को कोई अच्छा बताता है, कोई राजतंत्र को अच्छा बताता है, कोई लोकतंत्र को अच्छा बताता है, कोई विचारक लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन, जैसा कि प्लेटो का कहना है कि लोकतंत्र सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था है, यह भीड़ तंत्र है। इसी तरह से अरस्तु ने भी मिश्रित संविधान का प्रतिपादन किया है। वह कहता है न तो लोकतंत्र अच्छा है, न तो राजतंत्र अच्छा है, न तो कुलीन तंत्र अच्छा है, बल्कि वह मिश्रित संविधान का विचार देता है, जबकि वह मिश्रित संविधान का विचार देता है। तो इस तरह से यह दृष्टिकोण के आधार पर विचारों का निर्माण होता है। विचारों का निर्माण कैसे होता है? दृष्टिकोण के आधार पर होता है। वही मनोवेग, ये ग है। मनोवेग हमारे मन के वेग, यानी कि मन के जो आवेग है, यानी कि जो साइकोलॉजी है, हम हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में अलग अलग सोचते हैं। तो हमारा जो सोचना है, यानी कि यह मन का वेग है, यह मनोवेग भी विचारों का निर्माण करता है, दर्शन का निर्माण करता है, सिद्धांतों का निर्माण करता है। यह जो विचार होते हैं वह भी मूल्यों से, हमारे खुद के जो विचार होते हैं वह हमारे अपने मूल्यों से प्रेरित होते हैं। वह हम हर चीज़ को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने विचारों का समावेश करते हैं। हमारे जो संवेग होते हैं, जो आवेग होते हैं, यह संवेग और आवेग जो है, यह भी क्या है? मनोवेग का ही रूप है। आदर्श है, नैतिकता है। हमारे कुछ अपने आदर्श होते हैं, जैसे कि जीवन जीने का तरीका, हम अपने अनुसार जीवन जीने के तरीके का निर्माण करते हैं। इसके लिए मूल्यों का निर्माण करते हैं, आदर्श का निर्माण करते हैं। हर व्यक्ति का अपना आदर्श होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यता होती है। वह अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के अनुसार वह जीना चाहता है, अपनी लाइफ व्यतीत करना चाहता है। तो इस तरह से जो मूल्य होते हैं हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी रख सकते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी रख सकते हैं, आदर्श के रूप में रख सकते हैं, नैतिक के रूप में रख सकते हैं। तो सामाजिक मूल्य, जैसे कि हमारे जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जैसे हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। यह सोशल वैल्यू क्या होता है? सोशल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं सोशल वैल्यू। यह सोशल वैल्यू क्या होता है? जो सोशल वैल्यू होते हैं वह समाज में जब विभिन्न लोग रहते हैं, आपस में विभिन्न लोग रहते हैं, तो उसमें व्यवहार करने का एक तरीका होता है, एक दूसरे के साथ रहने का तरीका होता है, एक दूसरे की सहायता या एक दूसरे की आवश्यकताओं में योगदान देने का जो योगदान देना होता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। वह अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। तो इस तरह से समाज में रहने के लिए कुछ आदर्श होते हैं। वही आदर्श क्या होते हैं? मूल्य होते हैं। जैसे ईमानदारी हो गई, कर्तव्य निष्ठता हो गया, सहायता, सहानुभूति, दया, प्रेम, सत्यनिष्ठता, ये सब क्या है? ये समाज के मूल्य हैं। ये समाज के मूल्य हैं। परोपकार हैं, दया है, सहिष्णुता है, यह सब समाज के मूल्य हैं। इसको हम सामाजिक वैल्यू कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक है तो वह इनके बिना नहीं रह सकता है, इन मूल्यों के बिना नहीं रह सकता है, मूल्य के बिना जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो इसको हम सोशल वैल्यू कहते हैं। लेकिन राजनीति के अंतर्गत या समाज विज्ञानों के अंतर्गत, समाज विज्ञान
समाज विज्ञान, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समाज विज्ञान का मतलब ये होता है कि इसमें कई विषय समाहित होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र वगैरह वगैरह सारे विषय, इसमें अधिकांश विषय समाहित होते हैं, यानी कि जो समाज से संबंधित होते हैं वह समाज विज्ञान होता है, सोशल साइंस होता है। तो सोशल साइंस में भी कुछ वैल्यू होते हैं जिन वैल्यू के आधार पर समाज शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने निर्माण किया है, एक सिद्धांत का निर्माण किया है। यानी कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री, ऐसे समाजशास्त्री, ऐसे राजनीति शास्त्री हुए हैं जो कि मूल्यों के आधार पर अपना दर्शन देते रहे, अपने विचार देते रहे, अपने सिद्धांतों का निर्माण देते रहे हैं। आइए हम देखते हैं मूल्यों की विशेषता। मूल्यों की विशेषता क्या होती है? जब कोई भी अध्ययन मूल्य प्रधान होता है तो वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, हम वैज्ञानिक नहीं बना सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। जब हम अपने अध्ययन में मूल्यों को महत्व देते हैं तो हमारा अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि विज्ञान होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए हम क्या करें कि वह विषय विज्ञान हो। तो विज्ञान बनाने के लिए हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब तक किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वह विज्ञान नहीं हो सकता है। तो मूल्यों के जो हमारा अध्ययन होता है, यानी कि मूल्यात्मक अध्ययन की जो विशेषताएं होती हैं, मूल्यात्मक अध्ययन की विशेषताएं, तो जो हमारा मूल्यात्मक अध्ययन, यानी कि मूल्यात्मक अध्ययन जो होता है वह मूल्यात्मक अध्ययन किसी भी विषय को विज्ञान नहीं बना सकता है। दूसरा इसमें यह है कि स्वयं के विचारों का समावेश हो जाता है, स्वयं के विचारों का समावेश, यानी कि हम अपने अनुसार धारणाएं बनाते हैं और धारणाओं को बिगाड़ते हैं। हम समय परिस्थिति के अनुसार, समय परिस्थिति आचरण और व्यवहार के अनुसार हमारी धारणाएं बदलती रहती हैं। तो इस तरह से हम अध्ययन में स्वयं के मूल्यों का प्रवेश कर देते हैं, स्वयं के विचारों का प्रवेश कर देते हैं। तीसरी विशेषता होती है मूल्यात्मक अध्ययन की कि जो मूल्यात्मक अध्ययन होता है उसमें कार्य और करण का संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, कार्य करण का संबंध नहीं होता है। मूल्यात्मक अध्ययन में कार्य करण का मतलब है कि सूर्य क्यों उगता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ क्यों घूमती है, दिन और रात क्यों होते हैं, दिन और रात क्यों होते हैं। इन सारी घटनाओं के पीछे कार्य और करण का संबंध होता है। लेकिन जो मूल्यात्मक अध्ययन हमारा होता है उसमें कार्य करण का संबंध नहीं होता है। जैसे कि प्लेटो, हाब्सबर्ग, रूसो, सिसरो, बेंथम से लेके हम विभिन्न विचारकों को ले लें तो उन्होंने अपने अपने तरीके से राज्य का निर्माण किया है, अपने अपने तरीके से राज्य के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से राज्य समाज के निर्माण के लिए चिंतन दिया है। बेंथम का कुछ है, बेंथम उपयोगितावादी है तो मिल उसमें संशोधनवादी हो जाता है। वहीं हाब्सबर्ग, रूसो में देखते हैं कि हाब्स मानव को दुष्ट मानता है, स्वार्थी मानता है, तो वहीं लाक मानव को अच्छा मानता है, वहीं लाख मानव को अच्छा मानते हैं। तो इस तरह से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं, उसमें कार्यकरण का संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। चौथा पॉइंट हम लेते हैं कि जो हमारा अध्ययन होता है, यदि हम मूल्यात्मक अध्ययन करते हैं तो वह दर्शन पर आधारित होता है, दर्शन पर आधारित होता है। यानी कि दर्शन का मतलब क्या होता है कि क्या होना चाहिए। अब हम चाहिए के अर्थ में सब कुछ परिभाषित करते रहते हैं कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, समाज को ऐसा न होना चाहिए, हमारी शासन प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए। तो यह चाहिए है, यह है का अध्ययन नहीं करता है, क्या है इसका अध्ययन नहीं करता है, क्या होना चाहिए। अब चाहिए के संदर्भ में जितने भी विचारक होते हैं वह अपने अपने तरीके से राय देते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, विचार देते हैं। जो मूल्यात्मक अध्ययन होता है वह परिस्थितियों पर आधारित होता है, परिस्थितियों पर आधारित होता है। मूल्यात्मक अध्ययन परिस्थितियों पर आधारित क्यों होता है? क्योंकि जैसी परिस्थितियां देश काल समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं,
जब हमारी परिस्थितियां देश, समय और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं तो हमारी धारणाएं बदलती रहती हैं। जैसे कि भारतीय लोगों का स्वभाव कुछ है और है, उनका कल्चर कुछ है और है, उनका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान कुछ और है। अमेरिका को ले लें, उनका अलग है, ब्रिटेन का अलग है, रूस का अलग है, चीन का अलग है, जापान का, अफ्रीका का अलग है। तो देश और काल के परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। आज हम इंडियन कल्चर के हिसाब से रहते हैं, जब इंडिया में हम रहेंगे तो इंडियन कल्चर को अपनाएंगे। वहीं अफ्रीका में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे तो वहां के कल्चर को अपनाएंगे। तो इस तरह से देश काल के परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों का परिवर्तन होता रहता है। जब परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों का परिवर्तन होता रहता है तो परिस्थितियों के आधार पर विचारधाराओं का निर्माण भी होता रहता है। जैसे कि जब जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इंग्लैंड में हम ले लें कि इंग्लैंड में हाब्स के समय परिस्थितियां कुछ और थीं, तो हाब्स के विचारों पर उसके समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। वहीं लॉक के समय इंग्लैंड की व्यवस्था में परिवर्तन आ गया था, इंग्लैंड की व्यवस्था में परिवर्तन आ गया था, तो लॉक के ऊपर उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। तो परिस्थितियों के आधार पर विचारधाराओं का निर्माण होता है। परिस्थितियों के आधार पर विचारधारा का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम ले लें तो जो हमारा मूल्यात्मक अध्ययन होता है वह मूल्यात्मक अध्ययन पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। यानी कि हम पूर्व के विचारों को अपनाते हैं, पूर्व के विचारों को अपनाकर उसमें कुछ संशोधन करते हैं, पूर्व के विचारों को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते हैं और उस वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विचार देते हैं या खोज करते हैं या अनुसंधान करते हैं। ये जो मूल्यात्मक अध्ययन होता है यह एक पक्षीय होता है। हम केवल एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, एक पक्षीय अध्ययन होता है। इस मूल्यात्मक अध्ययन में हम केवल एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। वह पक्ष क्या है? हम वास्तविकता को नहीं देखते हैं, वैज्ञानिकता को नहीं देखते हैं, बल्कि दर्शन के आधार पर हम विचार का निर्माण करते हैं। यह जो मूल्यात्मक अध्ययन होता है यह आत्मपरक होता है। यह आत्मपरक होता है। आत्मपरक का मतलब कि हमारी आत्मा जो कहती है या हमारी आत्मा जो कहती है उस आत्मा के आधार पे हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। यह जो होता है आत्मपरक होता है। व्यक्ति स्वयं के आधार पर, स्वयं के बुद्धि के द्वारा वह विचारों का निर्माण करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मूल्य होता है यह व्यक्तिपरक होता है। मूल्य व्यक्तिपरक होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो मूल्य होता है वह व्यक्तिपरक होता है। जितने व्यक्ति होंगे उतने मूल्य होंगे, जितने व्यक्ति होंगे उतनी विचारधाराएं होंगी। तो इस तरह से मूल्य जो होते हैं वह व्यक्तियों से प्रेरित होते हैं, यानी कि वह व्यक्ति के स्वयं होते हैं। व्यक्ति अपने मूल्यों के आधार पर दर्शन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मूल्यात्मक अध्ययन होता है, मूल्यात्मक अध्ययन से हम अपने विषय को वैज्ञानिक नहीं बना सकते। वैज्ञानिक बनाने के लिए मूल्यों के साथ साथ तथ्यों का होना जरूरी होता है। यानी कि मूल्यों के साथ साथ किसका होना जरूरी होता है? तथ्यों का भी होना जरूरी होता है। तथ्यों का, बिना तथ्य के हम किसी भी विषय का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जब तक हम तथ्यों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम अपने विषय को वैज्ञानिक रूप नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं कि तथ्य क्या होते हैं। व्हाट इज फैक्ट? तथ्य क्या होते हैं? तथ्य जो होता है यानी फैक्ट, तथ्य जो होता है वह आंखों से देखी जाने वाली समस्त जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वह सब तथ्य हैं। जैसे हमारे आंखों के सामने जो भी दिखाई देती हैं, हमारे आंख के सामने, वह सब क्या है? तथ्य होती हैं। जैसे हम अपने सामने देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, पेड़ पौधे देख सकते हैं, प्रकृति की विभिन्न वस्तुएं देख सकते हैं, मेज कुर्सी देख सकते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को देख सकते हैं, विभिन्न व्यवहारों को व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों को देख सकते हैं कि व्यक्ति किस किस प्रकार का आचरण करता है या व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का आचरण करता है। तो इन सभी बातों को हम तथ्य के रूप में लेते हैं। यानी कि तथ्य वे वस्तु होती है, तथ्य वे चीज होती है जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्त वस्तुएं जो हैं वह तथ्य हैं।
ज्ञानेंद्रों के द्वारा अनुभव की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वह तथ्य हैं, यानी कि हम आंखों से जो देखते हैं वह तत्व हैं, हम अपने कान से जो सुनते हैं वह तथ्य हैं। इस तरह से हम जो भी आंखों से देखते हैं, हमारे सामने जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह तथ्य के रूप में होती हैं, उसको हम तथ्य कह सकते हैं। वीपी यंग ने तथ्य को परिभाषित किया है, और तथ्य को परिभाषित करते हुए वीपी यंग ने कहा है कि तथ्य केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, यानी कि मूर्त जो हमें दिखाई देती हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है। सामाजिक अनुसंधान में, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन करते हैं, सामाजिक अनुसंधान में विचार, अनुभव तथा भावनाएं भी तथ्य होती हैं। सामाजिक अध्ययन में जो हमारे विचार होते हैं, जो अनुभव होती हैं, जो भावनाएं होते हैं, वह भी तथ्य होती हैं। तथ्यों को ऐसे भौतिक या शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चयात्मक रूप से पुष्टि की जा सकती हो। यानी कि हम किसी भी घटना को देख सकते हैं, किसी शारीरिक घटना को देख सकते हैं, मानसिक स्थितियों को देख सकते हैं, या उद्वेगात्मक घटनाओं को देख सकते हैं, तो उनकी पुष्टि निश्चयात्मक रूप से की जानी चाहिए। यानी कि ऐसी घटनाएं जो निश्चयात्मक रूप से जिनकी पुष्टि की जा सके और जिन्हें सच कहकर स्वीकार किया जा सकता है वह तथ्य होते हैं। तो हमारे आंखों के सामने घटित होने वाली सभी घटनाएं क्या होती हैं? वह तथ्य होती हैं। गुडे और हाटे, गुडे एवं हाटे, गुडे और हाटे ने तथ्य की परिभाषा इसने भी दिया है। गुडे और हाटे कहते हैं कि तथ्य एक अनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन है। यानी तथ्य क्या है? एक अनुभविक सत्यापन योग्य अवलोकन है, यानी कि एक अनुभव जिसका हम सत्यापन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। जो तथ्य होती है तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? तथ्य कह सकते हैं। अब तथ्यों की विशेषताओं को देखते हैं कि तथ्य की विशेषता क्या होती है। विशेषता, तथ्य की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता यह होती है कि जो तथ्य हम यदि अपने अध्ययन में तथ्यों को समावेश करते हैं तो इसमें सत्यता रहती है, सत्यता होती है, तथ्यों में सत्यता होती है। यानी कि हम जिस घटनाओं को देखते हैं उसी आधार पर उसका वर्णन कर देते हैं तो उसमें सत्यता होती है। तो तथ्य में क्या होती है? सत्यता होती है। और दूसरी विशेषता होती है कि सबके समान विचार होते हैं, यानी कि तथ्य पर आधारित जितने भी विचार होते हैं वो समान विचार होते हैं, तथ्य पर आधारित। क्योंकि सभी लोग एक ही घटनाओं को देखते हैं, हर व्यक्ति एक ही घटनाओं को देखता है और उसी घटनाओं का वर्णन करता है। हर व्यक्ति जब एक ही घटनाओं को देखेगा तो उस घटनाओं का वर्णन उसी आधार पर करेगा जैसी वह दिखाई देती हैं। तीसरी विशेषता होती है तथ्यों की तीसरी विशेषता होती है कि यह कार्य और करण के संबंध पर आधारित होता है। कार्य करण, तथ्यों के बीच कार्य करण के संबंध पाए जाते हैं, यानी कि घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, घटनाओं के पीछे कारण क्या है। जब हम तथ्य का अध्ययन करते हैं तो हमें ये सब ज्ञात होता है। इनका तथ्यों का जो बोध होता है वह किसके द्वारा होता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तथ्यों का ज्ञान हम कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां, यानी ज्ञानेंद्रियां क्या है? हमारे शरीर के सभी पार्ट क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक में किसी वस्तु को हम सूंघ कर बता सकते हैं कि इसकी महक, किसी वस्तु को हम सूंघ कर बता सकते हैं कि यह खुशबू दे रहा है या बदबू कर रहा है। जीभ है, किसी वस्तु को हम जीभ पर रखते हैं तो हम स्वाद का अनुभव कर लेते हैं। आँख है, किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख से अनुभव कर लेते हैं। कान है, हमारे दिमाग हैं, हम जिस तरह से जो परिस्थितियां आप देखते हैं उस परिस्थितियों के अनुसार अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट का निर्धारण करते हैं। तो ये सब ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तथ्यों का बोध होता है और इसमें वैज्ञानिकता का समावेश होता है। जब हम तथ्यों पर आधारित अपना अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिकता का समावेश होता है, यानी कि हम उस अध्ययन को विज्ञान बनाते हैं। वह तथ्य आधारित अध्ययन जो होता है वह क्या होता है? अनुभवजन्य होता है। क्योंकि वह अनुभव पर आधारित होता है इसलिए अनुभवजन्य होता है। सातवां जो है वह निरपेक्ष अध्ययन है। निरपेक्ष अध्ययन,
हम मूल्यों पर आधारित अध्ययन जो होता है वह निरपेक्ष अध्ययन होता है, क्योंकि हम अपने विचारों का समावेश उसमें नहीं करते हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, जैसी घटनाएं होती हैं, उसी घटनाओं के आधार पर हम कॉन्सेप्ट का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि साइंस में यश 2 + O बराबर क्या होता है, यश 2 होता है। यह सूत्र सबको याद है, हर विद्यार्थी को याद होता है कि यश 2 + O बराबर क्या होता है, यश 2 होता है। तो हम ये तथ्य, ये हमारे लिए तथ्य हैं, ये हमारे लिए तथ्य हैं। यश 2 और O ये हमारे आंखों से दिखाई देती हैं। तो इनके संयोजन से जो यौगिक, नया यौगिक बनता है, यह हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। यह हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, विचार हो गया। यानी कि H2O को मिलाने पर H2O बनता है, जल बनता है। अब इसको जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, तो यह जल ही बनेगा, कोई दूसरा चीज नहीं बनेगा। लेकिन जो मूल्य पर आधारित होता है, वह अगर 1000 विद्वान है तो 1000 विद्वानों की जो विचार होंगे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तथ्य पर आधारित विचार अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत ले सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ले सकते हैं, उत्प्लावन का सिद्धांत ले सकते हैं, आइंस्टीन का सिद्धांत ले सकते हैं। विज्ञानों में हम विभिन्न सिद्धांत ले सकते हैं। जीव विज्ञानों में भी मेंडल के आनुवंशिकता का नियम ले सकते हैं, उसने जो वर्णशंकर का नियम दिया है, वर्णशंकर का नियम ले सकते हैं। तो जितने भी विचारक होंगे, जितने भी विद्वान होंगे या वैज्ञानिक होंगे, वो उसी आधार पर अध्ययन करेंगे। उनका अध्ययन अलग नहीं होगा, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित अध्ययन है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, वास्तविक अनुभव पर आधारित है। तो इस तरह से वास्तविक घटनाओं, वास्तविक अनुभव पर आधारित जो अध्ययन होता है वह रूप से वैज्ञानिक हो सकता है, जबकि मूल्यों पर अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता। जो मूल्य आधारित अध्ययन होता है वह तो पुस्तकालयों में बैठकर दिया जा सकता है। यानी कि जो हम मूल्यों का निर्माण करते हैं, दर्शन का निर्माण करते हैं, तो बड़ी बड़ी पुस्तकालयों में बैठ लेते हैं, विभिन्न किताबों को पढ़ते हैं, और विभिन्न किताबों को पढ़कर हम उस आधार पर अपना दर्शन देते हैं, चिंतन देते हैं, मूल्य आधारित चिंतन देते हैं। लेकिन जो तथ्यों पर आधारित चिंतन होता है या तथ्यों पर आधारित जो अनुसंधान होते हैं, उसमें कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तथ्य को इकट्ठा करने के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जैसे कि पहला हो गया, जैसे पहला फील्ड वर्क, हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड से विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। दूसरा, यानी कि फील्ड वर्क क्या है, हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों के विचारों को जानते हैं, लोगों की ओपिनियन को लेते हैं, उस आधार पर हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। सर्वेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण विधि। हम विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, विभिन्न लोगों को देखते हैं, विभिन्न विचारधाराओं को देखते हैं, उस आधार पर हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। दस्तावेज तथा अभिलेख, इसको हम तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। इसको हम कहते हैं कि दस्तावेज या प्रलेखीकरण। हम विभिन्न वस्तुओं का इकट्ठा करते हैं, विभिन्न दस्तावेज को इकट्ठा करते हैं, उस दस्तावेज के आधार पर हम नए कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, या इतिहास का पता लगाते हैं, या नया खोज करते हैं। जैसे कि इतिहास में विभिन्न शिलालेख हैं, जैसे अशोक स्तंभ है, इस तरह से विभिन्न बौद्ध स्तूप है, विभिन्न शिलालेख हैं, जिनके आधार पर हम उस समय के घटनाओं के, उस समय के इतिहास का पता लगाते हैं कि उस समय की संस्कृति कैसी रही होगी। तो हम दस्तावेज के आधार पर विभिन्न प्रलेखों को, विभिन्न रिकॉर्डों को इकट्ठा करते हैं। विभिन्न रिकॉर्डों को इकट्ठा करके हम सत्य का निरूपण करते हैं, या वैज्ञानिक विचार देते हैं। चौथा है प्रायोगिक विधि या प्रैक्टिकल। चौथा है प्रैक्टिकल या प्रायोगिक विधि। इस विधि के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, इस विधि के अंतर्गत हम योजना बनाते हैं, योजनाओं को बनाकर हम प्रयोग करते हैं। योजनाएं सफल हो जाती हैं तो वह योजनाएं अस्थायी हो जाती हैं, यदि असफल होती हैं तो उस योजनाओं को हम समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए या तथ्य संग्रह करने के लिए हम विभिन्न तकनीकें अपनाते हैं। फील्ड वर्क, ऑब्जर्वेशन, या इसको पर्यवेक्षण विधि, डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण या प्रलेखीकरण, या फिर प्रायोगिक विधि, इन विधियों का प्रयोग करके हम तथ्य के अनुरूप अनुसंधान करते हैं। अब जो वैल्यू फैक्ट डाइकोटॉमी है वह है क्या, यानी कि तथ्य और मूल्य में विवाद क्यों है। तथ्य और मूल्य,
तथ्य और मूल्य, किस आधार पे इनमें विवाद है? तथ्यों और मूल्यों में जो तथ्य और मूल्य पे विवाद है, कुछ विचारकों का यह कहना है कि अध्ययन में तथ्यों को महत्व देना चाहिए, यानी कि जो अध्ययन हमारा है, अध्ययन में तथ्यों पर बल देना चाहिए। तथ्य क्या है वह मैंने आपको बता ही दिया है। वहीं कुछ विचारक ये कहते हैं कि अध्ययन में हम मूल्यों का समावेश करना चाहिए, मूल्यों का समावेश करना चाहिए अध्ययन में। जब तक मूल्यों का समावेश नहीं करेंगे तब तक हमारा अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। यह अध्ययन क्या होता है? पूर्ण नहीं होगा, अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अपने अध्ययन में हम मूल्यों का समावेश करना चाहिए। जो तथ्यवादी हैं, तथ्यवादी जो विचारक हैं, तथ्यवादी, वो कहते हैं कि हमें मूल्यों को पृथक रखना चाहिए, मूल्यों को पृथक रखना चाहिए, क्योंकि जब हम मूल्य को समावेश कर देंगे तो हमारा अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। वहीं जो मूल्यवादी विचारक हैं, मूल्यवादी विचारक कहते हैं कि हमें मूल्यों को महत्व देना चाहिए, मूल्यों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो मानव समाज है, हमारा जो समाज है वह मूल्य प्रधान रहा है। मूल्यों का निर्माण इस समाज में ही हुआ है, तो इसलिए हम समाज का अध्ययन करने के लिए हमें मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए। तथ्य के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें दर्शन का निर्माण किया जाता है, दर्शन पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। तथ्य के अंतर्गत, तथ्यवादी विचारक के अंतर्गत या तथ्यों का समावेश करने से में क्या है, व्हाट इज पर बल दिया जाता है, जबकि मूल्यवादी चिंतन के अंतर्गत या मूल्यवादी अध्ययन के अंतर्गत क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। व्हाट ऑट टू बी पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तथ्यवादी हैं या जो मूल्यवादी हैं, यानी कि जो मूल्यों को महत्व देते हैं, वह अपने अध्ययन में मूल्यों को महत्व देना चाहते हैं। जो तथ्यों को महत्व देते हैं वह विषय को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इसलिए यह मूल्यों से निरपेक्ष रहना चाहते हैं। जो अंतिम विशेषता है तथ्यवादियों की या तथ्यवादी वो चाहते हैं, वह आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहते हैं, आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग। उनका यह मानना है कि जब तक हम अपने अध्ययन में आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा अनुसंधान या हमारा रिसर्च, हमारी खोज वैज्ञानिक नहीं हो सकती। वहीं मूल्यवादियों का कहना है कि हमें परंपरागत पद्धतियों का ही अध्ययन करना चाहिए, परंपरागत पद्धतियों का समावेश करना चाहिए, परंपरागत पद्धतियों का समावेश करना चाहिए। जैसे कि अरस्तु ने भी परंपरागत पद्धतियों को अपनाया, प्लेटो ने भी परंपरागत पद्धतियों को अपनाया, जैसे ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, आदर्शवादी पद्धति, जीव वैज्ञानिक पद्धति या सावयवी पद्धति। इन पद्धतियों को अपनाकर यह जो है अध्ययन करते हैं। सावयवी यानी कि यह राज्य को जीव की तरह से मान लेते हैं। जिस तरह से जीव का विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है, उसी तरह से राज्य का विकास होता है। तो ये अपने अध्ययन में परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जबकि जो तथ्य प्रधान विषय होता है या तथ्य प्रधान अध्ययन होता है, वह तथ्य प्रधान अध्ययन अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। अनुभवजन्य पद्धतियां होती हैं, पर्यवेक्षणात्मक पद्धतियां होती हैं, तथ्यात्मक पद्धतियां होती हैं। तो इस तरह से जो मूल्य विवाद है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है कि मूल्य निरपेक्ष रहकर ही अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। यानी कि हम अध्ययन को वैज्ञानिक कब बनाएंगे? मूल्य निरपेक्ष रहकर ही बनाएंगे। जो मूल्य निरपेक्ष है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके बीच विवाद शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसके प्रणेता होते हैं डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम इत्यादि जैसे विचारक होते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक क्रांति होती है जिसको हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं।
यह मूल्यों को पृथक रखते हैं, यह अध्ययन को पृथक रखते हैं, लेकिन बाद में यही व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं, उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं, उत्तर व्यवहारवादी। और उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि जो समाज विज्ञान है उस समाज विज्ञान में हम मूल्यों को पृथक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो समाज विज्ञान है यह मानव का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन है, तो बिना मूल्यों को लिए हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी अब मूल्यों के साथ साथ तथ्यों, यानी कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी समावेश करते हैं अपने अध्ययन में। वो उनका यह कहना है कि हमें तथ्यों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए और मूल्यों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्तमान समय में जो हमारा अध्ययन है वह तथ्यों के, उस अध्ययन के अंतर्गत तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी समाविष्ट किया जाता है। तो यह जो है आप लोगों का यह मूल्य तथ्य विवाद है कि मूल्य क्या है, तथ्य क्या है। मूल्य और तथ्यों के बीच विवाद किस विषय को लेकर होता है, जो कि अनुसंधान करने के तरीके को लेकर होता है। कुछ विचारक चाहते हैं कि हमारा अध्ययन तथ्य प्रधान हो, कुछ विचारक चाहते हैं कि हमारा अध्ययन मूल्य प्रधान हो। तो इस तरह से मूल्य और तथ्यों के बीच विवाद चलता रहता है। अंततः 1970 के दशक में इस विवाद को उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। तो मैंने आपको इसमें मूल्य और तथ्य से अवगत कराया। पिछले वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान की विशिष्टता बताई थी फर्स्ट यूनिट से, जिसमें सामाजिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और विज्ञानों का परिचय मैंने दिया था। सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको तथ्य और मूल्यों से परिचित कराया हूँ। मेरा अगला वीडियो सहभागी पर्यवेक्षण पर होगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। कोई क्वेश्चन मन में पैदा होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।